राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आंसर को पेपर में कैसे लिखें, कैसे प्रेजेंट करें। गाइस, आप सभी के कहीं ना कहीं एग्जाम आने वाले हैं, किसी के बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं, किसी के अदर एग्जाम आ रहे हैं, तो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो रहने वाली है। इस वीडियो में हम वो सारी बातें जानेंगे जिससे आप अच्छे से अच्छे पेपर को प्रेजेंट कर पाएंगे, अगर आप चीजों को अप्लाई करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसमें जो नॉलेज है वो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव है। और एक बार आप सीखेंगे, आप लाइफ टाइम पेपर जब भी देंगे उसको आप अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो की। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, जो भी मैं चीजें पढ़ाऊं उसको आप रोक करके एक बार जो भी चीजें स्क्रीन पे लिखी है उसको आप रीड जरूर कर लेना। तो भाई सबसे पहले हमारा पॉइंट है कि आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं है तो आप आंसर को क्या लिखोगे, आप उसको क्या अच्छे से अच्छे प्रेजेंट करोगे। तो पहला है कि आपके पास नॉलेज जरूरी है। अब नॉलेज के लिए आप क्या करें? तो भैया अगर आप फर्स्ट से लेके 12th क्लास में हैं, आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, सीबीएसई बोर्ड से हैं, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको बता देता हूं कि आपके पास किस किस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपका एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आने चाहिए। मैथ्स है तो मैथ्स के सारे एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, और एनसीईआरटी की अगर साइंस है तो भैया सारी लाइन टू लाइन आपको आनी चाहिए, उसके क्वेश्चन आने चाहिए। तो पहला हमारा है कि आपको एनसीईआरटी अच्छी तरीके से आनी चाहिए। सेकंड, अब और प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन बैंक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको सैंपल पेपर करना पड़ेगा। उसके बाद आपको पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी पेपर में आ रखे हैं उसको प्रैक्टिस करके रखना पड़ेगा। अगर ये सब चीजें आपने पेपर से पहले प्रैक्टिस कर रखी है तो ही आप पेपर में प्रेजेंट कर पाएंगे, आंसर को सही ढंग से लिख पाएंगे, और इस वीडियो को देखने का तभी आपको फायदा मिलेगा। तो अभी आपके पास जितना टाइम बचा है आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें, अपने आप को अच्छी तरीके से चीजों को पढ़ें ताकि आप आंसर अच्छी तरीके से लिख पाए। नेक्स्ट है, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि आंसर कैसे लिखें, उसके लिए हमें क्या क्या करना है। सबसे पहले तो भैया आपको क्वेश्चन पेपर को रीड करना है। अगर आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो भैया आपको 15 मिनट पहले सिर्फ क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए मिलता है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, उस टाइम में अपना समय वेस्ट कर देते हैं, क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरीके से नहीं रीड करते। अच्छी तरीके से रीड करने का मतलब है भैया ध्यान से रीड करना है, एक बार तो मिनिमम करना है, बाकी अगर आपके पास और समय बच रहा है तो 2 बार कम से कम आप रीड कर लो। क्यों? क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम को सही ढंग से समझोगे तभी तो उसका सही आंसर दे पाओगे, नहीं तो आप क्या करोगे, प्रॉब्लम कुछ और समझोगे और आंसर उसका कुछ और आप लिखोगे। तो जब भी आप क्वेश्चन पेपर को रीड कर रहे हो उसके साथ साथ आपको एक काम और करना है कि आपको जो 100% आता है, भैया इतने नालायक तो आप होगे नहीं कि आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता होगा। हाँ, आपको जितने क्वेश्चन आते हैं उसके ऊपर आपको टिक लगा लेना है जो आपको 100% आता है, मतलब बिल्कुल अच्छी तरीके से। अब टिक कैसे लगाना है वो आपका मन है कि आप क्या आप टिक लगाते हैं। मान लो एक टिक लगा सकते हैं, इससे आपको ये पता चलेगा ये क्वेश्चन मुझे अच्छी तरीके से आता। या आप छोटा सा डॉट भी लगा सकते हैं, क्वेश्चन पेपर में ज्यादा अगर मना हो कि ये चीज नहीं लिख सकते वो चीज, तो आप छोटा सा एक डॉट लगा लो। सेकंड क्या करना है आपको कि जो आपको 50% या उससे ज्यादा आता हो, मतलब थोड़ा बहुत आता है आपको 50%, 60%, 70%, मतलब 100% नहीं आता लेकिन वो थोड़ा बहुत हमें आता है, तो उसके लिए आप डबल टिक लगा सकते हो या 2 डॉट लगा सकते हो, या आप अपना खुद भी निशान लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो आपको नहीं आता है, भैया ये क्वेश्चन तो मुझे आता ही नहीं है, तो उस पर आप निशान मत लगाओ कोई भी, या उसमें 3 डॉट लगा लो, वो अपने हिसाब से देख लेना, या आप मत भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। इससे क्या होगा कि सबसे पहले आप उन क्वेश्चनों को करोगे, जब आप मान लो फाइनल आप आंसर लिखने जाओगे तो आप उन क्वेश्चनों को करोगे जो आपको 100% आता है, और फिर बाद में वो क्वेश्चन करोगे जो आपको कम आता है, और उसके बाद में आप वो करोगे जो आपको नहीं आता है। फाइनली हम आ रहे हैं कि आंसर को लिखना कैसे। तो सबसे पहले हमारा मैटर करता है राइटिंग। भैया आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, और टीचर जो चेक करेगा आपका आंसर उसको समझ आनी चाहिए। मैं यहां पर 3 टाइप की राइटिंग लिख रहा हूं, एक ये रही, बाकी 2 ये रही। तो आपको देखना है कि आपकी राइटिंग कैसी है।
सबसे पहले अगर आपकी राइटिंग ऐसी है तो आप खुद देखो यहां पर, क्या आपको इसमें प्रॉपर जो है वर्ड रीडिंग में आ रहा है? आप देखो, आपको खुद समझ नहीं आ रहा होगा कि इसने लिखा क्या है। तो अगर आपकी राइटिंग ऐसी है तो भैया ये लिख के ले लो, आप कितने भी अच्छे पढ़ने में हो आपके मार्क्स कम आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जब आपका आंसर ही समझ नहीं आ रहा तो वो जो टीचर है आपको क्या मार्क्स देगा। सेकंड, आपका अगर ऐसी राइटिंग है तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो इसकी राइटिंग उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, जैसे कर्सिव राइटिंग वगैरह कहते हैं वो नहीं है, बट हाँ इसने सिंपल लिखा है, साफ सुथरा लिखा है, सारे अक्षर प्रॉपर दिख रहे हैं और अक्षरों के बीच में यहाँ हमें गैप भी अच्छा खासा मिल रहा है। तो अगर आपकी राइटिंग ऐसी है तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। और अगर आपकी मार्क्स राइटिंग ऐसी है तो और अच्छी बात है, बाकी ऐसी नहीं भी है तो चलेगा, लेकिन एटलीस्ट आपका ऐसी राइटिंग तो आपकी होनी चाहिए। अब बात यह आता है कि अगर हमारी ऐसी राइटिंग है तो अब हम क्या करें। तो भैया आपके पास अभी टाइम है, आप एक दो वीडियो यूट्यूब पे देखो कि आपकी राइटिंग को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, फिर अपनी राइटिंग को आप धीरे धीरे इंप्रूव करो। देखो अब ये आपके इस वाले एग्जाम में भी काम आ जाएगा, और अभी तो ऐसा तो नहीं है कि यही आप एग्जाम दोगे, इसके बाद बतेरे एग्जाम देने, तो कहीं ना कहीं वहां काम आएगा और आपके हर एग्जाम में मार्क्स बढ़ेंगे अगर आप इस चीज पे काम करते हो। सेकंड, ऐसी राइटिंग आपकी कब बनती है? जब आप जल्दी जल्दी में करते हो। तो भैया जल्दी जल्दी में नहीं करना है, एक क्वेश्चन बेशक कम करो कोई दिक्कत नहीं है, बट जितने क्वेश्चन कर रहे हो थोड़ा स्लो करो ताकि आपकी राइटिंग अच्छी बने। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि अगर आपको आंसर शीट मिले जिसमें आप आंसर लिखोगे, तो आंसर लिखने से पहले, नाम लिखने से पहले उस आंसर शीट को चेक कर लो कि भैया उसके अंदर कोई पेज फटा तो नहीं है, कोई एक्स्ट्रा निशान वगैरह तो नहीं है। कभी कभी जो आंसर शीट है वो गलत आ जाती है, उसमें कई पेजेस फटे होते हैं, कई पेजेस नहीं होते। तो इन सबको आप चेक करके तभी आप नाम वगैरह उसमें लिखें। क्यों? क्योंकि अगर आप नाम वगैरह लिख देते हैं तो फिर आपको दोबारा से आंसर शीट नहीं मिलेगी और उसी में आपको कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। अब इंपॉर्टेंट है कि आप पेन कौन सा यूज करें। तो भैया बहुत सारे बच्चों को लगता है वो डिफरेंट डिफरेंट पेन लेके जाते हैं, ब्लैक, ब्लू और ग्रीन, रेड और भी कई, स्पार्कल, व्हाइटनर, ये सब लेके जाते हैं। तो इनमें से क्या ये सब यूज कर सकते हैं? तो गाइज मैं बता दूं आपको कि हम पेन में सिर्फ ब्लू एंड ब्लैक यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप रेड भी चला रहे हो, ठीक है, और ग्रीन भी चला रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सिर्फ ब्लू एंड ब्लैक का यूज करना है। उसमें भी अगर आप कोशिश करो कि सिर्फ ब्लू का ही यूज करो, ब्लैक भी यूज मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब पेन का हो गया, पेन में भी जेल पेन यूज करना है या बॉल पेन? तो भैया जेल पेन कतई यूज नहीं करना, सिर्फ बॉल पेन का यूज करना है। रीजन आपको पता है, बचपन से पेपर देते आ रहे हो, जेल यूज नहीं करना है। अब डायग्राम बनाने के लिए कई बच्चे डायग्राम जो है वो पेन से बना देते हैं। तो भैया पेन से डायग्राम नहीं बनाना है, पेंसिल से डायग्राम बनाना है, और डायग्राम को जो नामकरण करोगे वो भी आपको पेंसिल से ही करना है, ये ध्यान रखें। और कोई भी पेपर देने जाओ आप, उसमें ये नहीं कि सिर्फ मैथ्स के पेपर में, आप स्केल, प्रकार, पूरी की पूरी ज्योमेट्री में जो भी चीज होती है वो जरूर लेके जाना है, ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ मैथ्स के पेपर में ये चीजें। अब अगला क्वेश्चन आता है कि क्या आपको आंसर शीट में जो क्वेश्चन है उसको लिखना है? तो भैया क्वेश्चन को आपको नहीं लिखना है। आप क्वेश्चन लिख करके अपना समय बर्बाद करोगे, उससे आपको कोई मार्क्स इंप्रूवमेंट नहीं होंगे। तो वो समय बचा करके आप अच्छे से अच्छा आंसर को लिखो, क्वेश्चन लिखने में अपना समय बर्बाद नहीं करना है। सेकंड, इस पेज पे आप पढ़ो, एक बार देखो, ये एक टॉपर की आंसर शीट है, इसमें आपको क्या क्या चीजें सीखने को मिल रही है। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, एक बार आप इसको देख लो और 3-4 पॉइंट में इसमें से आपको बताने वाला हूं, एक बार आप देख लो और कमेंट में आप बता सकते हो कि आपने क्या क्या चीजें जज करी इसमें से, वो आप कमेंट में लिखो और फिर जब मैं बताऊंगा आपको देखते हैं कि किसने सही लिखा है किसने गलत। तो देखो, वेरी गुड, आई थिंक आपने नोटिस किया है कि सबसे पहले आप जैसे कोई सा भी सेक्शन करो, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन डी, सेक्शन ई, आपके सेक्शन होते हैं पेपर में। तो जो सेक्शन जब भी आप स्टार्ट करो, ए स्टार्ट करो, बी, सी, जो भी स्टार्ट करो, उसको आप टॉप में लिखो, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखो अच्छे तरीके से। उसके बाद आप उसके आंसर को लिखो। अब आंसर को कैसे लिखना है? जैसे आंसर लिखा है तो आपको आंसर 1
ऐसे एक ऑप्शन ऐसे लिखते हैं कई बच्चे सिर्फ 1 2 3 लिखते हैं। तो भैया आपको ऐसा नहीं करना है, आंसर पूरा का पूरा लिख करके आप समय ही बर्बाद करोगे। या आप सिर्फ 1 2 3 लिख सकते हो, लेकिन ऐसा भी मत लिखो क्योंकि थोड़ा हाईलाइटेड नजर नहीं आता है। आप सिंपल जैसे इस बच्चे ने लिखा है ANS और जो भी 1 है 2 है इतना लिख दो, ना ये लिखना है ना इतना कम लिखना है। क्लियर। अब एक चीज और आपने नोटिस किया होगा कि इसने एक आंसर के बाद दूसरे में क्या है, गैप छोड़ा है, मतलब एक लाइन खींची है। तो आपको भी ऐसा प्रैक्टिस में लाना है कि आप एक आंसर लिखो, दूसरे आंसर के बीच में एक लाइन जरूर ड्रॉ करो, और लाइन वो भी स्केल से ड्रॉ करो किसी भी पेपर में। सेकंड आपने क्या नोटिस करा, जल्दी बताओ। सेकंड ये है कि एक आंसर और दूसरे आंसर के बीच में आपको मिनिमम 2 लाइन की गैप छोड़नी है। ठीक है, उसके बाद ही आपको आंसर लिखना है। कई बच्चे क्या करते हैं, यहां आंसर खत्म हुआ, अगला आंसर 2 यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। तो भैया ऐसा नहीं करना है। आपने इस आंसर शीट के लिए ना आपने पेमेंट करी है। जब भी आप एग्जाम देने जाते हो तो एग्जाम का आपको फीस भरना होता है। तो जब आपने फीस दे रखी है, पेमेंट कर रखी है, तो हम क्यों पेज बचाएं, हम अपना आंसर अच्छी तरीके से लिखे ना। तो भैया आपको 2 लाइन आपको गैप छोड़नी। एक चीज और देखो, तो भैया इसने जो वर्ड्स लिखे हैं उसके बीच में अच्छा गैप लिखा है थोड़ा, ताकि आंसर समझ आए। कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है वी, इसके जस्ट आगे से ही शुरू कर देंगे आर, इसके जस्ट आगे से ही शुरू कर देंगे गोइंग, तो भैया पता ही नहीं चलेगा ये वर्ड है क्या। तो आपको हर वर्ड के बीच में गैप जरूर देना। अब एक और क्वेश्चन है कि भैया रफ कहां करें। तो भैया 2 ही जगह आप रफ कर सकते हो। एक पेपर के साइड में एक लाइन ड्रॉ कर दो, एक पेपर के लास्ट वाले पेज पे आप सारा रफ करो, वहां पर लिख दो रफ वर्क और बीच में से एक लाइन काट दो। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपको रफ करे कहां बेटर रहेगा, साइड में करे या लास्ट में करे। तो भैया मैं तो यही कहूंगा कि आप लास्ट में रफ करो, आपके जो शुरुआत के पेज है वो नीट एंड क्लीन दिखे। ठीक है, अगर आप साइड में कर देते हो तो थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं लगता है, हालांकि आप कर सकते हो। और एक और मिथ है कि भैया हम साइड में करेंगे तो टीचर देखता है कि आपने क्या है, चीटिंग नहीं मारी है। तो ऐसा कुछ नहीं है, टीचर के पास टाइम नहीं है ये सब देखने का, आपने क्या करा है। आप लास्ट में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे। अगला कि भैया एमसीक्यूज कैसे करें। तो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता कि भैया एमसीक्यू करना कैसे। तो भैया एमसीक्यूज कैसे करना है, मान लो आपने आंसर 1 करा, ठीक है, और आंसर 1 का है हमारा ऑप्शन बी, ऐसे छोड़ देते हैं बच्चे। आंसर 2 ऑप्शन मान लो डी है, तो आपको ऐसे नहीं करना है भैया। आंसर 1 ऑप्शन बी है, बी में जो ऑप्शन है वो भी लिखो। जैसे बी में मान लो 4 ऑप्शन है, 4 में से एक है कार्बन, तो आपको यहाँ कार्बन लिखना है। और जो दूसरा आंसर लिखो वो जस्ट अगली लाइन में मत लिखो, उसमें एक लाइन का गैप दे दो। आंसर 2 फिर जो भी डी ऑप्शन है यहां पर, या आपने डी ऑप्शन लिखा और डी ऑप्शन में जो भी है वो आप जरूर लिखो। मैक्सिमम बच्चे ऐसा नहीं करते, ऑप्शन लिख देते हैं, ऑप्शन में क्या है वो नहीं लिखते हैं। तो आपको ऐसे नहीं करना है, हालांकि आप कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ सीख रहे हैं कि पेपर को कैसे अच्छी तरीके से प्रेजेंट करें। तो जब प्रेजेंटेशन की बात आ रही है तो भैया हमें अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन मतलब ये सब करना है। अब बात करते हैं डायग्राम की। तो भैया डायग्राम कैसे बनाना है, तो मैं आपको क्लियर कट बता दूं, पेंसिल से ही डायग्राम बनाना है, पेंसिल से ही लेवलिंग करनी है 2 पॉइंट। तीसरा, डायग्राम को अच्छा खासा बड़ा बनाना है, नहीं कि छोटा सा डायग्राम बना दो। और डायग्राम में अगर स्केल की नीड है, प्रकार की नीड है, जिसकी भी नीड है, आप उसका यूज करके बढ़िया सा डायग्राम बनाओ। और जहां भी डायग्राम की नीड हो, छोटा डायग्राम हो बड़ा डायग्राम जो भी है, आपको अच्छी तरीके से ही बनाना है। कोई मैथ्स में भी आप बना रहे हो, कोई फिगर बना रहे हो, तो उसको स्केल प्रकार का यूज करके ही बनाना है। ठीक है, बाकी साइंस में तो बना रहे हो तो उसको जितना अच्छा बनाओगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि भैया हमारे डिफरेंस वाले क्वेश्चन कैसे करें। तो भैया डिफरेंस वाले क्वेश्चन जैसे इस तरीके से 10th का टॉपिक है आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस लिखो, तो ये इस तरीके से करना है। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं करना डिफरेंस वाले क्वेश्चन को आर्टरीज सारे पॉइंट लिख दिया फिर वेन्स का नीचे लिख के सारे पॉइंट्स लिख रहे हैं, इस तरीके से हमें नहीं करना। और एक इंपॉर्टेंट बात,
बात कि मान लो एक पॉइंट मैंने लिखा, पहला पॉइंट ये पहला है, अब ये मेरा 3 लाइन में आया, ठीक है। दूसरा पॉइंट मान लो मेरा यहां पर इस वाले का जो पहला पॉइंट है वो एक ही लाइन में आ गया, इसने 3 लाइन कवर किए, इसने एक लाइन में आ गया, तो दूसरा पॉइंट जाहिर सी बात है मैं यहां लिखूंगा इधर, तो इसका दूसरा पॉइंट मुझे जस्ट इसके आगे लिखना है यहां पर। बेशक यहां पर 2 लाइनें छूटी हुई है, यहां से दूसरा पॉइंट नहीं लिखना, हमें यहां से दूसरा, इसके जस्ट सामने, इसका तीसरा इसके सामने। अब चाहे यहां पर हमारी लाइन छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, ये जरूर ध्यान रखना। कई बच्चे गलती करते, इसका दूसरा यहां, इसका दूसरा यहां, इसका तीसरा यहां, इसका तीसरा यहां, तो ऐसा हमें नहीं करना है। मैथ्स आप सॉल्व करते हो, साइंस में कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो उसमें अगर यूनिट लिखना पड़ रहा है तो आपको यूनिट जरूर लिखनी है। अगर आप यूनिट नहीं लिखेंगे तो हो सकता है आपके मार्क्स कम आए, तो यूनिट जरूर लिखना है। सेकंड, मैथ्स में आपको जो भी कभी थ्योरम यूज करते हो, कि थ्योरम मान लो 6.1 या बीपीटी थ्योरम, तो आपको सिर्फ इतना नहीं लिखना है, थ्योरम की डेफिनेशन को भी लिखना है। तो ये जरूर ध्यान रखिए, बच्चे क्या लिख देते हैं, सिर्फ बीपीटी लिख दिया, ठीक है, तो ये इससे आपके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आएंगे जितने आने चाहिए। अगला है कि मैथ्स में आपको गिवन टू प्रूफ, अगर आप कंस्ट्रक्शन करते हो तो कंस्ट्रक्शन फिर जाके सॉल्यूशन लिखना है। अब हमें लगता है सिर्फ ज्योमेट्री के क्वेश्चन में गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन लिखना है, ऐसा नहीं है। आप जितने ज्यादा क्वेश्चन में आप गिवन टू प्रूफ लिखें उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है। किसी भी चैप्टर में आपको लगता है कि भैया गिवन ये है, टू फाइंड ये करना है, और आपको लग रहा है तो आप उसको लिखिए। कुछ क्वेश्चंस में लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वहां कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां जहां हम लिख सकते हैं वहां पर हमें लिखना। अब मैथ्स में याद रखना है कि क्वेश्चन को स्टेप वाइज करना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है। यानी कि आप अपने मन में कैलकुलेट करके वहां पर फाइनल आंसर लिख दे रहे, नहीं, जितने भी स्टेप्स हैं सारे स्टेप्स को आपको लिखना है। दूसरा, आप जो फॉर्मूला यूज करते हो, मान लो कहीं पर आप यूज कर रहे हो a + b का होल स्क्वायर, तो भैया इसको भी आपको साइड में ब्रैकेट डाल करके लिखना है कि मैंने ये फॉर्मूला यूज करा। अब आपको आंसर को ना बिल्कुल धीरे धीरे लिखना है, यानी कि राइटिंग के चक्कर में आप एकदम स्लो स्लो लिख रहे हैं, ना बिल्कुल तेज लिखना है, मीडियम स्पीड में आपको लिखना है। कई बच्चे मैंने देखा है भैया स्लो स्लो लिख रहे हैं, कई बच्चे तेज तेज लिख रहे हैं, समय से पहले ही करके बैठ जाते हैं, वैसा नहीं करना है। और कुछ बच्चे इतना स्लो लिख रहे हैं कि भैया उनका पेपर ही टाइम खत्म हो गया और अभी 20 क्वेश्चन हुए, तो ऐसा भी हमें नहीं करना है। और आंसर को आपको लाइन में लिखना है। मैंने बहुत सारे बच्चों की कॉपी चेक करी है, कभी यहां से स्टार्ट करा दा, फिर यहां लिख दिया यूज टू, ऐसे करके, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, प्रॉपर लाइन में लिखनी है, उसके बाद अगली लाइन, उसके बाद अगली। और गाइस टाइम को आपको मैनेज करके चलना है, हर एक सेक्शन का अपना पर्टिकुलर टाइम दो, उसको प्रॉपर टाइम दो, ना ज्यादा दो ना कम दो, क्योंकि अगर आप टाइम मैनेज नहीं करके चलोगे तो आप एक ही सेक्शन में हो सकता है सारा समय गंवा दो और बाकी के क्वेश्चन आप सॉल्व ना कर पाओ। तो अभी से जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप जब भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उस बीच में आप जब प्रैक्टिस के टाइम में ही आप देख लो कि भैया ये मैंने पेपर उठाया, इसमें मुझे इतना टाइम इस सेक्शन में लग रहा है, तो ये प्रैक्टिस आपको पहले ही करना पड़ेगा। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन हो तो हमें कितनी लाइनें लिखनी है। तो मैथ्स में तो भैया आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, एमसीक्यूज है उसमें 1 मार्क्स का, मतलब एमसीक्यूज में तो आपको टिक लगाना है, बाकी के क्वेश्चन को तो भैया आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो उसमें लाइन का मैटर नहीं है, आपको आंसर लाना है। लेकिन बात करें अदर सब्जेक्ट में, साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, इंग्लिश, उसमें क्या करना है, तो मान लो अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, या 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, या 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, 5, ऐसे करके क्वेश्चन है, तो अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें 1 या 2 लाइन बढ़ा दो, जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उससे 1 या 2 लाइन एक्स्ट्रा लिखनी होती है। 1 मार्क्स 2 या 3 लाइन लिख दो, 2 मार्क्स 3 या 4 लाइन लिख दो, 3 मार्क्स 4 या 5 लाइन लिख दो, 4 मार्क्स 5 या 6, और 5 होगा तो जल्दी बताओ कमेंट में, वेरी गुड, 6 या 7 लाइन आपको लिखनी होती। और ये जो लाइनें लिख रहे हो आप इसको पैराग्राफ वाइज मत लिखो, आप इसको पॉइंट वाइज लिखो, ठीक है, पॉइंट टू, मतलब 1 पॉइंट 1 लाइन, दूसरा पॉइंट 2, इस तरीके से लिखना है जब आपको आंसर अच्छी तरीके से आता है। लेकिन इन केस आपको आंसर नहीं आता तब आपको पॉइंट वाइज नहीं लिखना, तब आप पैराग्राफ लिखो, ठीक है।
पैराग्राफ कैसे, मतलब उस चैप्टर का कुछ ना कुछ तो आता होगा, उसमें लिख दो पैराग्राफ में। रीजन ये है कि अगर आप पॉइंट में चीजें लिखते हो तो जल्दी नोटिस में आती है, और गलत लिखा होगा तो टीचर को समझ आएगा। लेकिन आप पैराग्राफ लिखते हो तो टीचर को पढ़ने में समय लगता है, वो उतना ध्यान से नहीं पढ़ता, तो कभी कभी मार्क्स भी दे देता है। ठीक है, तो जब नहीं आता कैसे लिखना है, पैराग्राफ। वेरी गुड। जब आता है तो कैसे लिखना है, पॉइंट वाइज। वेरी गुड। अब गाइस आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है, मैथ्स में। तो फाइनल आंसर को आपको बॉक्स में लिखना है। ठीक है, मान लो आपका जो भी आया 14 सेंटीमीटर, तो उसको आपको बॉक्स में लिख देना है। साइंस या एसएसटी वगैरह सॉल्व करते हैं तो जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट लाइन है, या जो मेन मेन हेडिंग्स है, आपको उसको अंडरलाइन कर देना है। ब्लू पेन से ही करना, चाहे तो ब्लैक से कर देना या पेंसिल से कर देना, लेकिन आप मेन मेन पॉइंट को अंडरलाइन करते रहना। रीजन ये है कि जब पेपर, जो टीचर होता है आंसर आपका चेक करता है, उसके साइड में आंसर रहता है, और आंसर के कुछ कीवर्ड्स होते हैं, यानी आंसर में ये अगर वर्ड मिल जाए तो वो सही होता है। तो आप क्या करते हो, जब आंसर लिखते हो और आप वो इधर देख रहा है आंसर में कि भैया ये कीवर्ड है, और उसको ही आपने हाईलाइट कर दिया, तो भैया क्वेश्चन उसको चेक करने में समय लगा कम, उसको दिख गया ये वर्ड है, अच्छा ये वर्ड है, ये उसने आपको मार्क्स देके आगे बढ़ जाता है। तो उसको चेक करना इजी रहेगा, तो आपके मार्क्स भी क्या रहेंगे, इजी। क्लियर? तो अंडरलाइन जरूर करना है। अब मेन है भाई ये कि भैया पेपर दे रहे हो, अगर आपने बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करा है तब तो भैया आप कोई गलती नहीं करोगे, लेकिन आपने सही ढंग से प्रैक्टिस नहीं करा, या बाय चांस वैसे भी कभी गलती हो जाती है, तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे ऐसे नहीं कर देना। हम लोग जनरली ऐसे ऐसे कर देते हैं या इसको काट देते हैं, ऐसा नहीं करना। भैया आपकी गलत हो गई, मान लो ये लाइन गलत हो गया, आपको सिंपल सी एक लाइन ऐसे करके ड्रॉ कर देनी है, पेंसिल से चाहे पेन से। ये नहीं कि आप कुचुड़ पुचुड़ कुचुड़ पुचुड़ करने में लगे हुए हैं, ये जरूर ध्यान है। मैक्सिमम बच्चे ऐसे ही करते हैं, और कुछ बच्चे तो क्या करते हैं, बिल्कुल ही ढकने में लग जाते हैं कि टीचर को पता ही नहीं चलेगा यहाँ कोई गलती हुई थी। कुछ बच्चे यहाँ व्हाइटनर लगाते हैं, कुछ व्हाइट टेप लगाते हैं, ऐसा कोई कलाकारी नहीं करनी। सिंपल भाई, गलती हो गई, इंसान से गलती होती है, लाइन खींचा आगे बढ़ा। अब क्वेश्चन ही आता है, जो क्वेश्चन नहीं आता उसके लिए क्या करें। तो भैया जो क्वेश्चन नहीं आता, उस चैप्टर को तो कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, उस चैप्टर में कुछ ना कुछ पॉइंट्स पढ़े होंगे, उसके रिगार्डिंग 2-4 लाइनें आप लिख दो। ठीक है, कुछ ना कुछ आपको मार्क्स मिलेंगे, छोड़ के आने से तो अच्छा है। अब आंसर में कभी भी आप आंसर लिखते समय शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना। जैसे आजकल हम लोग व्हाट्सएप वगैरह पे, फेसबुक वगैरह पे बात करते हैं, तो हम पूरे वर्ड ना लिख के शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, जैसे बिकॉज को BCZ लिख देते हैं, या और भी बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म आप यूज करते हो। भैया पेपर में ये शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना है, आपको जो भी वर्ड्स है उसको प्रॉपर लिखने हैं। अब फाइनली आपने भैया आंसर को लिख दिया, पूरा पेपर आपने लिख दिया। अब आपको क्या करना है भैया, आंसर को सारे पढ़ना है। ठीक है, कहीं आपने गलती तो नहीं करी, किसी लाइन को आपने, मतलब कोई जो, जैसे एक आंसर को दूसरे आंसर के बीच में लाइन खींचना है, वो कहीं भूल तो नहीं गए आप, कोई आपने कैलकुलेशन में गलती तो नहीं कर दी, कोई क्वेश्चन तो नहीं छूट जैसे रह गया, तो ये सब आपको चेक कर लेना है। अब लॉन्ग आंसर को कैसे लिखना है, तो भैया लॉन्ग आंसर को आपको जो लिखना है, वो आपको मेन मेन पॉइंट्स जो है भैया 7-8 पॉइंट लिखने। भैया 7-8 पॉइंट में कुछ 4-5 पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, तो जो इंपॉर्टेंट लाइनें हैं उसको आपको पहले लिखना है, बाद में जो कम इंपॉर्टेंट है या आपको लाइन याद नहीं है तो आप कुछ भी लाइनें वहां पर लिख दो, लेकिन शुरुआत की 2-3 लाइनें जो टीचर पढ़ेगा वो एग्जैक्ट होने चाहिए। तो आपको इस तरीके से करना। अब हम इस वीडियो के लगभग एंड पे चल रहे हैं, और एंड में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भैया कौन सा सेक्शन पहले करें, किस ऑर्डर में क्वेश्चन को करें, ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बच्चों को ये नहीं पता रहता, कहीं से भी पेपर स्टार्ट कर दिया और फिर कोई सा भी क्वेश्चन कहीं भी कर रहे हैं। तो भैया आप कर सकते हो, लेकिन हम बात करें प्रेजेंटेशन की, तो भैया प्रेजेंटेशन में सबसे पहले क्या सबसे बेस्ट रहेगा, कैसे करना। तो भैया मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो आप एक सीरियल वाइज करो, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन डी, सेक्शन ई, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से आप लाइन वाइज क्वेश्चन करते हो तो आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन आप ये जब करें जब आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आता है, और कुछ ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको नहीं आते हैं। ठीक है, अब जैसे कुछ क्वेश्चन नहीं आते, मान लो आप 1 2 3 4 और 5वां क्वेश्चन नहीं आता आपको, सपोज दैट, तो आप क्या करोगे, तो
तो भैया आप 5वें क्वेश्चन के लिए उतना स्पेस छोड़ देना। ठीक है, ये तो एमसीक्यूज है, 2-2 3-3 4 लाइनें तो छोड़ ही सकते हो, 1-1 2-2 लाइनें। अब कुछ मान लो आपके 3 मान लो आपने 20वां क्वेश्चन, अब 20वां क्वेश्चन नहीं आ रहा, सारे आ रहे हैं, 20वां नहीं आ रहा, 21वां, तो आप 20वें के लिए उतना स्पेस छोड़ दो। ठीक है, आप जैसे मैथ्स में थोड़ा ज्यादा छोड़ना, और साइंस वगैरह में तो आपको पता ही, मैंने बता दिया इतने मार्क्स का क्वेश्चन है, इतने लाइन है, 2-4 लाइन एक्स्ट्रा छोड़ दो। तो उससे क्या होगा आपका, जब आप पूरा पेपर कर लो 20वें में आओ, तो फिर 20वें में कुछ ना कुछ लिखना है, आप लिख दो, या हो सकता है आपको याद आ जाए। तो इस तरीके से जो आपका पूरा आंसर है वो एक सीरियल वाइज रहने वाला। क्लियर? अब सेकंड आता है कि कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं कि लास्ट से स्टार्ट करते हैं, कि पहले ज्यादा मार्क्स वाले कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आप कर सकते हो। लेकिन आप क्या करो एटलीस्ट, कि जैसे सेक्शन आप डी कर रहे हो लास्ट में, या ई कर रहे हो, तो जब आप करो तो उसमें मान लो 4 क्वेश्चन है, सेक्शन डी में 4 क्वेश्चन है, मान लो आंसर नंबर 1, 2, आंसर 3, आंसर, एटलीस्ट इनको तो ऑर्डर में करो। ऐसा मत करो कि पहले 3 कर रहे हो, फिर 2 कर रहे हो, फिर लास्ट में 1 करो, ऐसा मत करो। आप एटलीस्ट आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3, इसके जो भी आंसर हैं उसको आपको सीरियल वाइज करना है। देखो सीरियल वाइज करने के पीछे का रीजन क्या है, समझो आप। होता क्या है कि टीचर के पास आपका आंसर सीट है, इधर आपका उसका जो सीबीएसई ने दिया रहता है आंसर की होती है। अब मान लो अपने सीरियल वाइज करा है, मान लो 1 क्वेश्चन, और यहाँ पर उसका आंसर, उसको सारे क्वेश्चन याद नहीं रहते हैं, तो वो 1 चेक करेगा, 1 चेक करेगा, टिक लगा, जो भी आंसर है टिक लगा देगा सही वाले पे। अब आपने क्या है, अगर ऑर्डर वाइज कर रखा, मान लो 10वां क्वेश्चन, फिर ये पेज ऐसे पलटेगा, यहां से मैच करता हुआ चला जाएगा, उसका समय लगेगा कम। अगर आपने क्वेश्चन का रखा पहले 10वां, तो वो पहले 10वां चेक करेगा, अब 20वां, 10वें के बाद सीधा 20वां, तो 20वां ढूंढेगा, फिर 20वां मिलाएगा, तो इस तरीके से फिर आपने कर दिया 30वां क्वेश्चन, फिर वो 30वां ढूंढेगा। तो इस तरीके से होगा क्या, उसका समय वेस्ट होगा, उसका दिमाग थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होगा। ठीक है, और आपके मार्क्स आने जो कम आने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, अब लास्ट बचता है कि भैया आपको क्वेश्चन आते हैं कम। ठीक है, आपको 30 मान लो 40 क्वेश्चन में से आपको 10 ही आते हैं, तो उस केस में आप सीरियल वाइज मत करो। ठीक है ना, आप सेक्शन वाइज करो, आप सिंपल जो जो क्वेश्चन आते हैं, रीजन ये है आप जो जो क्वेश्चन आते हैं, अब आप ऑर्डर में ध्यान दो। अगर आपको 10 ही क्वेश्चन आते हैं, ये ऑर्डर का ध्यान वो रखे जिसको 40 में से 30 आते हैं, 25 आते हैं, लेकिन आपको 10 ही अगर आते हैं, तो भैया आप जैसे मर्जी, आप जिस क्वेश्चन को सबसे अच्छी तरीके से आता है पहले वो करो। क्यों? क्योंकि आप क्या करोगे, अगर ऑर्डर वाइज करने लग जाओगे, आप पहला क्वेश्चन करे, 4 पेज छोड़ दिया आपने, तो उस तरीके से आपका प्रेजेंटेशन बेकार जाने वाला है। फिर आप क्या करना, जब आपको 10 ही क्वेश्चन आते हैं, जो 10 आते हैं उसको अच्छी तरीके से कर लो, तो उससे भी आपका अच्छा रहेगा। तो टीचर को 10 ही क्वेश्चन चेक करने, या बाद में करोगे, गलत सलत करोगे, तो शुरुआत के अगर आपके 10 भी सही जा रहे हैं, तो भी उससे मेंटलिटी अच्छी होगी, आपके मार्क्स थोड़े से ज्यादा आएंगे। बाकी 2 वाले मेथड जब करो जो आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। आपने सारी नॉलेज जो थी वो आपने ले ली, अब आपको इसको करना क्या है, तो भैया आपको पेपर में अप्लाई करना है। और अप्लाई ऐसे ही नहीं हो जाएगा, अभी आपने देखी, जब आप पेपर देने बैठोगे सब भूल जाओगे, आप अपने हिसाब से ही करोगे जो आपकी पुरानी आदत है। तो आदत में लाने के लिए आपको क्या करना है, आपके पास जितना भी टाइम बचा है अभी से ही प्रैक्टिस करना है। जब आप रफ प्रैक्टिस करते हो ना, जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करो, आप ये सोचो कि भैया पेपर में ही लिख रहा हूं मैं। आपको जो भी मैंने बताया कि फॉर्मूला साइड में लिखना है, आंसर को हाईलाइट करना है, एक आंसर के बाद एक लाइन खींचनी है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना है, थोड़ा स्लो लिखना है, ये सब प्रैक्टिस आप अभी से ही करो। ठीक है, और हमेशा करते रहो, ताकि आपको पेपर और आज की प्रैक्टिस दोनों समान रहे। यानी कि पेपर में ही करेंगे ऐसा सोचेंगे नहीं, तब आप नहीं कर पाओगे, तो आपको प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है। तो गाइज ये हमारी वीडियो थी कि आंसर शीट को कैसे लिखें। आशा करता हूं आप लोगों ने इससे कुछ ना कुछ सीखा होगा, और अपने आने वाले एग्जाम में इसको आप अप्लाई करेंगे। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियो जरूर लेके आएंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।